प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से हमने देखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स लास्ट फ्यू डेज में कुछ करेक्शंस आए हैं, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स का जब हमने डिटेल्स चेक किया था कुछ समय पहले, तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, जो कि सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब स्टॉक्स अच्छा कर रहा है तो फंड को भी अच्छा करना चाहिए। तो या मोस्टली बिकॉज ऑफ स्टॉक सिलेक्शन में कहीं प्रॉब्लम्स था, इसीलिए ज़्यादातर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का अगर आप देखेंगे तो अच्छा नहीं था। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि बेंचमार्क को वो फंड्स अब बीट नहीं कर पा रहे थे लास्ट 1 ईयर में। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। क्या वो, क्योंकि मिड कैप के स्टॉक्स का ही परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है लास्ट फ्यू मंथ्स में, तो देखते हैं कि स्टॉक्स का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है, लेकिन क्या फंड्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहां पर आप मिड कैप कैटेगरी के 27 स्कीम्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। इन सारे स्कीम्स ने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इनका AUM 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का रिटर्न्स और इनके बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। तो आपने किसी भी मिड कैप कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो, अगर उसने 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पे उसका आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम उन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि या तो नए फंड है जिन्होंने अभी तक इवन 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, या फिर वैसे फंड जिनका AUM बहुत छोटा है, दैट इज 500 करोड़ से भी छोटा है। तो यहाँ पे उन फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है जिन्हें हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। देखिए, यहाँ पे इन फंड्स को ऑल्दो हम रिमूव कर रहे हैं, लेकिन हम इनके परफॉर्मेंस पे कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि ये फंड्स परफॉर्मेंस वाइज अच्छे हैं या खराब हैं, क्योंकि अगर कोई नया फंड है जिसने 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, तब तो उसके परफॉर्मेंस पे हम ज़्यादा कमेंट कर ही नहीं सकते हैं। और साथ ही अगर किसी फंड का इवन बहुत छोटा है तो आइडियली हमें उस तरह के फंड्स को भी अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर जो मिड कैप कैटेगरी के फंड्स आप देख रहे हैं, वहां पे देखिए सारे रिटर्न्स, ऑलमोस्ट ज़्यादातर रिटर्न्स रेड कलर से हाईलाइटेड है। वो इसलिए हाईलाइटेड हैं क्योंकि रिस्पेक्टिव पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। लाइक आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप देखिए आप, 1 ईयर में बेंचमार्क ने 25% के आसपास का रिटर्न दिया, इस फंड ने सिर्फ 19% का रिटर्न दिया है। सिमिलरली ऑल होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक्सेस मिड कैप को आप देखिए, 3 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लास्ट 1 ईयर में तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, 3 ईयर में भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। उसी तरह से मैंने उन सारे फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने PGIM इंडिया मिड कैप को अगर आप देखें तो पूरा रेड कलर से ही हाईलाइट कर दिया है। उसका रीज़न ये है, देखिए लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखिए इनका, 3 ईयर 5 ईयर का परफॉर्मेंस ठीक है। देखिए 5 ईयर में तो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, 3 ईयर में बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है, तो बुरा नहीं है, चलता है इतना। लेकिन 1 ईयर में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन हाँ, सिर्फ इस रिटर्न्स को देखकर आइडियली हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कब किया है। तो आइडियली आपको खुद का पोर्टफोलियो भी देख लेना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि इस फंड ने किस तरह का रिटर्न दिया है। लेकिन हाँ, ये जो लेटेस्ट डिटेल्स हमने निकाला है इस फंड का, वहां पे तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। इन डिटेल्स को देखकर ये भी आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि लास्ट 1 ईयर में सिर्फ 2 फंड हैं जो कि अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। रेस्ट ऑल फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स की तरह ही यहाँ भी सेम स्टॉक्स, मिड कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, लेकिन फंड्स का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है क्योंकि वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो कि बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप जिन भी फंड्स का रिटर्न्स चेक कर रहे हैं उन्हें मोस्टली आप अच्छा फंड बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में या तो बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है इन्होंने, या फिर बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न जनरेट किया है। अगर किसी के इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स हैं तो फंड्स को अच्छा माना जाएगा। इन सारे फंड्स में करंट परफॉर्मेंस वाइज 2 फंड्स बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं। ये दोनों ही फंड्स सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो ये फंड्स हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड। तो देखिए,
अभी फिलहाल के मार्केट कंडीशन में, जबकि ज़्यादातर मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का परफॉर्मेंस मोस्टली अच्छा नहीं रहा है, खासकर रीसेंट टाइम्स में, यहाँ पर इन फंड्स ने रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस दिया है। तो यस, करंट परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों फंड्स को हम मिड कैप कैटेगरी का काफ़ी अच्छा फंड बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि ये करंट परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही दो फंड अच्छे हैं। इससे पहले स्लाइड में जिन फंड्स के बारे में हमने जाना या फिर समझा, वो फंड्स भी काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। आने वाले समय में जब मार्केट कंडीशंस थोड़ा चेंज होगा, तो उस समय आप देखेंगे कि उन फंड्स का ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आएगा। इस वीडियो में आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिड कैप कैटेगरी के ज़्यादातर फंड्स रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर ये दोनों फंड का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों है? आखिर इन दोनों फंड ने ऐसा क्या किया है कि इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है? यहाँ पर इन दोनों फंड्स का बेंचमार्क, एयूएम, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, इक्विटी एलोकेशन और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इन दोनों फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंड्स अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप की 150 कंपनीज में करते हैं। एचडीएफसी का एयूएम बहुत ज्यादा बड़ा है, एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा ज्यादा है एचडीएफसी का। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट है इनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग और इक्विटी एलोकेशन काफी हद तक सिमिलर है। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग दोनों का सेम है और काफी कम है, 18.5 के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही फंड्स वैल्यू स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर ले रहे हैं। इक्विटी एलोकेशन भी देखिए ऑलमोस्ट सेम है। फंड मैनेजर्स अगर देखें तो मिस्टर चिराग 2007 से एचडीएफसी मिड कैप को मैनेज कर रहे हैं। काफी पुराने फंड मैनेजर हैं और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका। महिंद्रा मनुलाइफ को मिस्टर मनीष और मिस्टर अभिनव मैनेज करते हैं। यहाँ पर आप दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, तो यहाँ भी आपको काफी हद तक सिमिलैरिटी मिलेगा। मिड कैप कैटेगरी के फंड हैं तो इन्हें टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो देखिए एचडीएफसी का अगर आप देखें तो मिड कैप में 65 है, स्मॉल कैप में अच्छा एक्सपोजर है 15.5 के आसपास, लार्ज कैप में भी ठीक एक्सपोजर है। महिंद्रा मनुलाइफ का ही मोस्टली इसी तरह का एलोकेशन है। मिड कैप में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन है 70% के आसपास, स्मॉल कैप में लगभग बराबर का एलोकेशन है 16%, लार्ज कैप में भी थोड़ा एलोकेशन है 6%। यहाँ पर भी देखिए सेक्टर एलोकेशन में भी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है दोनों में। देखिए फाइनेंशियल ऑफकोर्स दोनों में सबसे ज्यादा एलोकेशन है, उसके अलावा देखिए कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, ये दोनों में कॉमन है। टॉप अगर आप देखें इनके सेक्टर एलोकेशन तो दोनों में सेम है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है कि इन्होंने एचडीएफसी ने सर्विसेज में एक्सपोजर लिया, जबकि महिंद्रा मनुलाइफ ने मेटल्स एंड माइनिंग में ऑलमोस्ट 10% का एलोकेशन लिया है। मेटल्स एंड माइनिंग जनरली बहुत ही रिस्की सेक्टर माना जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्लिकल होता है, तो सरप्राइजिंगली इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा एलोकेशन लिया हुआ है। यहाँ पर आप दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको काफी सारे सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगा। लाइक इनके पीएसयू स्टॉक्स को आप देखें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचडीएफसी का, इंडियन बैंक, आरईसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसके नीचे का पोर्टफोलियो देखेंगे वहां पे आपको पीएफसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एचपीसीएल मिल जाएगा। महिंद्रा मनुलाइफ आप देखिए, यहाँ पे ऊपर तो ऑफकोर्स आपको सिर्फ दो मिल रहा है, आरईसी और पंजाब नेशनल बैंक पीएसयू में, लेकिन नीचे का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वहां पे आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, एनएचपीसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एनएलसी इंडिया में मिल जाएगा। तो इन दोनों में ही पीएसयू का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। एक पी रेशियो भी हमने देखा था दोनों का काफ़ी कम है। उसका बड़ा रीज़न यही है कि पीएसयूज में एक्सपोजर काफ़ी बड़ा है। तो फिलहाल जो हमने डिटेल्स चेक किया, देखिए दोनों ही फंड्स में सिमिलैरिटीज बहुत है और पीएसयू का भी एक्सपोजर बहुत अच्छा है, अच्छा खासा है। और पीएसयू स्टॉक्स का रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इन दोनों फंड्स के रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस का। अभी हमने मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का जो डिटेल्स चेक किया उससे क्या पता चलता है, तो देखिए पिछले कुछ समय से हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा करता था रिसेंट टाइम्स मीन्स लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अगर आप चेक करेंगे बेंचमार्क के मुकाबले, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आया है। ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, जबकि सरप्राइजिंगली मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड जिनके स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, वो अपने बेंचमार्क को लास्ट 1 ईयर में ज़्यादातर फंड्स बीट नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि दो फंड्स दैट इज़ एचडीएफसी मिड कैप और महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप। तो एचडीएफसी मिड कैप तो देखिए लेजेंडरी फंड है, बहुत पुराना फंड है,
सालों से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बीच बीच में अंडर परफॉर्मेंस भी है, दैट इज़ देयर, बट हाँ मोस्टली परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है इस फंड का। महिंद्रा मनुलाइफ अगर आप देखें तो छोटा IUM है, बट हाँ परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मेंस इसका भी अच्छा आ रहा है। तो इन दोनों के अच्छे परफॉर्मेंस का जो बहुत बड़ा रीज़न देखने को मिला, वहाँ पे देखिए प्राइस टू अर्निंग दोनों का कम था, मतलब वैल्यू स्टॉक्स खासकर PSU स्टॉक्स में इन दोनों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण इन दोनों का ही परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है। यहाँ पर एज इन्वेस्टर आप ये भी ध्यान में रखें कि इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है, लेकिन देखिए वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छा नहीं रहेगा, ये सिक्लिकल है, कभी ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, कभी वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। वैल्यू स्टॉक्स नेचुरली अभी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से मोस्टली रेट कट स्टार्ट होगा, उस समय ग्रोथ स्टॉक्स वापस आएंगे, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो नेक्स्ट ईयर तक तो लगता है कि वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उसके बाद देखना होगा। तो यहाँ पे ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों फंड्स ने वैल्यू स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, तो जब ये साइकिल चेंज होगा उस समय ये अपना पोर्टफोलियो किस तरह से चेंज करते हैं। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं उसके लिए फंड सेलेक्ट करें, फंड्स को जब भी आप स्टडी करते हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में जरूर रखना चाहिए। इन दोनों ही फंड्स का अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैप भी देखेंगे तो अबाउट 28% के आसपास है, तो ऑफकोर्स ओवरलैप ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवरलैप है। तो ऐसा नहीं कि दोनों में ने एक ही तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन हाँ जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो काफ़ी हद तक दोनों का सेम है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है, आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो कल का दैट इज सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।